तुम जानती हो कांता, इंडिया और पाकिस्तान दोनों हुकूमतें मेरे सर की तलबगार हैं। मेरी जिंदगी तो रहन है। किसी भी वक्त कोई भी गोली मुझे जिंदगी की कैद से आजाद कर सकती है। कांता ने कहा, जानती हूँ, मगर एक बात तुम भी सुन लो, मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगी। वही दिन मेरी जिंदगी का भी आखिरी दिन होगा। मैं बौखला गया। कहा, तुम इतनी पागल क्यों हो रही हो? तुम करोड़ों की जायदाद की मालिक हो, तुम्हें अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल सकता है। कांता बच्चों की तरह बोली, नहीं चाहिए मुझे अच्छा रिश्ता। मैंने कहा, एक बात और सुन लो, मैं एक दिन यहाँ से चला जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ दुनिया की खाक छानती रहोगी? मेरी तो कोई मंजिल ही नहीं है। मेरे साथ रहकर तुम यूं भी घाटे में रहोगी। तुम्हें अपनी ये दौलत जायदाद सब कुछ यहीं छोड़ना होगा। वो बोली, मुझे इस दौलत और जायदाद की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगी कि ये तुम्हारे काम आ जाए। अगर ऐसा ना हो सका तो मैं अपनी पूरी जायदाद किसी वेलफेयर सोसाइटी के हवाले कर दूंगी। मैंने कहा, इससे तो बेहतर था कि तुम अपनी जायदाद चाचा के हवाले कर देती, वो तुम्हारी जान का दुश्मन तो ना होता। वो बोली, मैं ये तमाम जायदाद फकीरों में बांट दूंगी, मगर उस शख्स के हवाले नहीं करूंगी जो महज जायदाद की खातिर खून के रिश्ते भुला बैठा। कांता से मजीद बहस करना फजूल था। मैं इस दौरान में खाने से फारिग हो चुका था। कांता भी सैर होकर खाना खा चुकी थी। ट्रॉली में कॉफी भी मौजूद थी। कॉफी पीने के बाद मैंने पाइप सुलगा लिया। वो भी मुझे कमरे में ही सेंटर टेबल पर रखा हुआ मिल गया था। मैंने कांता से कहा, अब मैं आराम करूंगा, तुम खाने की ट्रॉली बाहर ले जाओ। कांता ने बर्तन समेट कर ट्रॉली में रखे और ट्रॉली धकेलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। फिर उसने एक अजीब हरकत कर डाली। ट्रॉली कमरे से बाहर धकेली और दरवाजा अंदर से बोल्ट करके अजीब सी नजरों से मुझे देखा। मैंने हंसकर पूछा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो गुस्सीले अंदाज में बोली, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि उन लोगों के सामने तुमने मेरी बेइज्जती क्यों की? मैंने हंसकर पूछा, तो क्या मारोगी भी? दरवाजा बंद करने का क्या मकसद? वो बोली, मेरी बात को मजाक में मत टालो कामरान, तुम मुझसे इतने बेजार हो तो मुझे कुंवर के हवाले कर दो, वो ज्यादा से ज्यादा मुझे मार ही डालेगा। मैंने कहा, तुम जानती हो कि मैं ये नहीं कर सकता। मैंने बाबा से वादा। कांता ने मेरी बात काट दी। बोली, मैं तुम्हें उस वादे से आजाद करती हूँ। अगर महज वादे ही की बात है तो तुमने तैमूर पर हाथ क्यों उठाया? कांता की आवाज लम्हा बलम्हा बुलंद होती जा रही थी। बोली, तुम्हें क्या हक है मेरी खातिर उस पर हाथ उठाने का? मैं भिन्ना कर बोला, साफ साफ सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता कांता। अगर ऐसा कोई मौका आया तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा, समझी? न जाने किस जज्बे के तहत ये जुमले मेरे मुंह से निकल गए। कांता एकदम पुरसुकून हो गई। उसने आंखें बंद करके तवील सांस लिया और खोए हुए लहजे में बोली, मैं यही तो सुनना चाह रही थी। अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे परवाह नहीं होगी। तुमने मेरा मान बढ़ा दिया है कामरान, वरना मैं यही समझ रही थी कि किसी पत्थर से सर फोड़ रही हूं। मैंने हंसकर कहा, अब तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि मैं भी इंसान हूं और इंसान को आराम की जरूरत भी होती है। मेरी बात पर कांता खिलखिलाकर हंसी। बोली, अब मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं जा रही हूं, तुम जी भर के आराम करो। ये कहकर वो इठलाती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ गई। मेरा दिल चाहा कि उसे आवाज देकर रोक लूं, मगर मैं करवट बदल कर लेट गया। मेरी जगह कोई कमजोर कुव्वत इरादी का आदमी होता तो गर्दन गर्दन तक इस दलदल में धंस चुका होता। मैं सोचता था कि अगर मैंने भी यही सब कुछ शुरू कर दिया तो मुझ में और किसी हैवान में क्या फर्क रह जाएगा। शराब मुझ पर असर नहीं करती थी। जंगली जानवर मेरी बू से खौफजदा थे। उस बूढ़े जोगी ने मुझे फौलादी इंसान तो बना दिया था, मगर मेरी रगों में न जाने क्या जहर उतार दिया था। फिर मेरे जहन में एक हौलनाक ख्याल आया। पुराने वक्तों में हिंदू राजा और महाराजा दुश्मनों की हलाकत के लिए खूबसूरत लड़कियों को वश कन्या बना देते। उनके नजदीक आने वाला हर शख्स हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता। बूढ़े की खिलाई हुई जड़ी बूटियों से कहीं मुझ में भी तो ये खासियत पैदा नहीं हो गई। मैं घबरा कर उठ बैठा। मेरा इस तरह बढ़ा तो मैं उठकर कमरे में टहलने लगा। अचानक जैसे मेरे अंदर से आवाज आई, इस बात पर इतने परेशान क्यों हो कामरान? तुम्हें कौन सा घर बसाना है जो इतने फिक्रमंद हो? तुम्हारी जिंदगी का भी तो कोई भरोसा नहीं। तुम्हारी रगों में खून की बजाय जहर भी है तो क्या हुआ? ये जहर भी तुम्हारे साथ ही कब्र में उतर जाएगा और कौन जाने तुम्हें कब्र नसीब भी होगी या नहीं। सर्दी के बावजूद मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो रहा था। हलक में कांटे पड़ रहे थे। कमरे में छोटा सा बेडरूम फ्रिज भी मौजूद था। मैंने ठंडे पानी के 2 गिलास पिए तो मेरी हालत कुछ संभली। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो गया। मेरी पलकें नींद से बोझल होने लगी। फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई। मेरी आंख खुली तो वॉल क्लॉक में 12 बज रहे थे। पहले तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि घड़ी रात के 12 बजा रही है या दिन के। कमरे की खिड़कियों पर दबीज पर्दे थे, इसलिए अगर दिन का वक्त था भी तो सूरज की कोई किरण कमरे में दाखिल नहीं हो सकती थी। कमरे में ट्यूबलाइट्स की दूधिया रोशनी फैली हुई थी। मैं अंगड़ाई लेकर उठ बैठा और बिस्तर से नीचे उतरते हुए चौंक उठा। कांता कालीन पर सो रही थी। मैं तेजी से उठा और बाथरूम में घुस गया। बाथरूम के रोशनदान से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी।
उससे मुझे एहसास हुआ कि उस वक्त दोपहर के 12 बजे हैं। शावर लेने के बाद मैं बाहर निकला तो कांता हस्बे मामूल बेसुध सो रही थी। मैंने उसे आवाज दी, कांता। मेरी आवाज पर वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने पूछा, ये क्या हरकत थी? वो तौबा शिकन अंगड़ाई लेकर बोली, बस मेरा दिल चाहा और मैं यहाँ चली आई। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो कांता उठकर बाथरूम में चली गई। मैंने बुलंद आवाज में कहा, आ जाओ। दूसरे ही लम्हे तैमूर कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे हुमायूं मिर्जा भी था। हुमायूं मिर्जा ने हंसकर कहा, मेरे ख्याल में अब तक तुम्हारी नींद पूरी हो गई होगी। फिर बोला, एक मसला खड़ा हो गया है। मैंने चौंक कर उसे देखा। बोला, क्या? हुमायूं मिर्जा ने दबे दबे लहजे में कहा, कांता अपने कमरे से गायब है। उसे सब जगह तलाश कर चुका हूं मगर उसका कुछ पता नहीं चला। मुझे उसके अंदाज पर बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने कहा, तुमने सब जगह तलाश कर लिया मगर एक जगह छोड़ दी। फिर मैंने बाथरूम की तरफ मुड़कर बुलंद आवाज में कहा, कांता बाहर आ जाओ। कांता बोली, अभी आती हूँ। तैमूर और हुमायूं मिर्जा दोनों ने बैक वक्त मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरत भी थी और बहुत से सवालात भी, मगर उन दोनों ने मुझसे कुछ न कहा। चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद हुमायूं मिर्जा ने कहा, नाश्ता यहीं भिजवा दूं या डाइनिंग रूम में करोगे? मैंने कहा, अगर तुम लोग कर चुके हो तो यहीं भिजवा दो। फिर मैंने कुछ सोचकर कहा, क्या मैं यहाँ पड़ा रोटियां तोड़ता रहूंगा? मैं एक दिन भी फारिग बैठ जाऊं तो मेरा जिस्म दुखने लगता है। हुमायूं मिर्जा ने कहा, तुम नाश्ते से फारिग हो जाओ, फिर प्रोग्राम चॉकआउट करते हैं। मैंने कहा, नाश्ते से फारिग होने के बाद मैं कुंवर से मिलूंगा। कुंवर सर झुकाए बैठा हुआ था। एक ही रात में गोया उसने बरसों का फासला तय कर लिया था। वो एकदम बूढ़ा बूढ़ा महसूस हो रहा था। मेरे साथ कांता भी थी। हुमायूं मिर्जा ऑफिस जा चुका था। वहां कोई बहुत अहम नौयत की मीटिंग थी। मैंने तंजिया लहजे में उसे कहा, नजर मिलाकर बात करें कुंवर साहब, क्या आप अपनी भतीजी की जान लेना चाहते थे? कुंवर ने कहा, यह बात गलत है कि मैं इसकी जान लेना चाहता था। मैं चाहता था कि इसकी शादी मेरे साले के साथ हो जाए। मैंने तलखी से कहा ताकि इसके हिस्से की पूरी दौलत और जायदाद तुम हड़प कर सको। फिर मैं कुछ तवक्कुफ के बाद उससे मुखातिब हुआ। कहा, हाँ ये बताओ अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? वो बोला, तुम मेरे साथ जो भी सलूक करो मगर जायदाद इतनी आसानी से तुम्हें भी नहीं मिलेगी। मैंने कहा, तुमने तो लोगों को खौफजदा करने के लिए चीते पाल रखे थे ना, मगर मैं शेर चीतों का कायल नहीं हूं। तुम्हें खूंखार कुत्तों के हवाले कर दूंगा। वो जरा सी देर में तुम्हारी धज्जियां बखेर देंगे। फिर मैं कांता से मुखातिब हुआ, तुम्हें मेरे इस फैसले पर कोई एतराज तो नहीं है ना? कांता जहरीले लहजे में बोली, एतराज? इसने मुझे जिस तहखाने में कैद किया था वहां इतनी घुटन और हब्स था कि मैं मौत की दुआएं मांगती थी। शुरू में तो इसने मुझे जंजीरों से भी बांध रखा था। कहता था, अगर तूने मेरी बात न मानी तो इसी तहखाने में सिसक सिसक कर मर जाएगी, किसी को तेरा सुराग भी नहीं मिलेगा। इसे अपने चीतों पर बहुत नाज था, मगर ये भूल गया था कि अब इसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इसे तो आधा जमीन में गाड़ कर ऊपर से कुत्ते छोड़ दो कामरान। मैंने उसे समझाने के अंदाज में कहा, ऐसा नहीं कांता, पहले मैं इसके सामने इसके बेटे पर खूंखार कुत्ते छोड़ूंगा और जब वो कर्ब से चीखेगा तो इससे पूछूंगा कि अब तुझे कैसा लग रहा है। कुंवर वहशतज़दा होकर बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तंजिया लहजे में कहा, क्यों? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? जब मैं तुम्हें तुम्हारी हवेली से यहां ला सकता हूं, चीतों को हलाक कर सकता हूं, तो तुम्हारे बेटे को अगवा क्यों नहीं कर सकता? फिर मैं कांता से मुखातिब हुआ, आओ कांता, फिलहाल इसे इसके हाल पर छोड़ दो। ये कहकर हम दोनों कमरे से बाहर निकल आए। कमरे के बाहर हुमायूं मिर्जा का एक मुस्तैद गार्ड मौजूद था। उसने फौरन दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। मैंने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया था। कमरे में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे कुंवर अपनी जान ले सकता। मैं और कांता एक बार फिर कमरे में आ गए। मुझे ग्लोरिया की तरफ से भी फिक्र थी, वो बेचारी न जाने कहां भटक रही होगी। फिर मैंने सोचा कि जब तक मेरे पास वक्त है मैं विनोद पांडे के गांव जाकर वो कागजात और दस्तावेजात ले आऊं। मैंने घड़ी पर नजर डाली। उस वक्त दिन के 2 बज रहे थे। हुमायूं मिर्जा ने मुझे बताया था कि कॉरिडोर में एक मुलाजिम मौजूद है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ उसे कह देना। मैंने दरवाजा खोलकर कॉरिडोर में झांका तो वहां एक मुसल्ला शख्स मौजूद था। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ लपका और मुअद्दब लहजे में बोला, जी सर। मैंने कहा, मुझे गाड़ी चाहिए जिसका फ्यूल टैंक फुल हो। मुलाजिम ने अदब से कहा, सॉरी सर, इस वक्त यहाँ कोई गाड़ी मौजूद नहीं है। मैंने हैरत से कहा, मेरी गाड़ी कहाँ गई? उसने कहा, मैं नहीं जानता सर, मेरी ड्यूटी सिर्फ यहीं तक है। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, तो फिर किसी ऐसे आदमी को बुलाओ जो गाड़ी के बारे में जानता हूँ। उसने सर झुकाकर कहा, ऐसा कोई आदमी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। मैंने पूछा, तैमूर कहाँ है? मेरा साथी। उसने कॉरिडोर के सिरे पर वाक़े कमरे की तरफ इशारा किया, वो उस कमरे में है। हमारी आवाजें सुनकर कांता भी कॉरिडोर में निकल आई थी। मैं तैमूर के कमरे में दाखिल हुआ तो वो इजी चेयर पर नीम दराज कोई मैगजीन देख रहा था। मुझे देखकर उसने मैगजीन रख दिया और उठते हुए बोला, खैरियत तो है कामरान, तुम्हारा मूड मुझे कुछ ऑफ लग रहा है। मैंने उसका सवाल नजरअंदाज करते हुए कहा, हमारी गाड़ी कहाँ गई? तैमूर ने उलझन आमेज अंदाज में कहा, गैराज में होगी।
मैंने पूछा और वो तुम्हारा बैग कहाँ है? तैमूर ने कहा वो बैग तो मैंने तुम्हारे ही हवाले किया था। फिर तफक्कुर आमेज लहजे में बोला, आखिर प्रॉब्लम क्या है? इस वक्त तुम्हें गाड़ी और बैग का ख्याल कैसे आ गया? मैंने कहा मेरी छठी हिस्स किसी खतरे की तरफ इशारा कर रही है। हुमायूं मिर्जा पर भरोसा करके हमने बहुत बड़ी गलती की। हुमायूं मिर्जा वो नहीं है जो नजर आता है। तैमूर बोला, तुम्हें क्या हो गया है कामरान? मैंने झुंझुला कर कहा, मेरी बात का यकीन करो तैमूर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यहाँ कैदी हैं। आजमाइश के तौर पर यहाँ से निकलने की कोशिश करके देखो। तैमूर भी परेशान हो गया, बोला आओ देखते हैं, मगर अभी तुम्हारा ये खदशा बेबुनियाद साबित होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे ज्यादा खुद को तसल्ली दे रहा हो। कांता भी हैरान और परेशान दिखाई दे रही थी। वो एक मुसीबत से निकलती थी तो किसी और जगह जा फंसती थी। असल में तो मेरे ही सितारे गर्दिश में थे। जो भी मेरा साथ देता वो हालात की लपेट में आ जाता। अभी ये सिर्फ मेरा मफरूजा था कि हम यहाँ कैद हैं, जो गलत भी साबित हो सकता था। मगर मुसीबत तो यही थी कि मेरे बहुत कम अंदाजे गलत साबित होते थे। हम लोग एक मरतबा फिर कॉरिडोर में आए। वहाँ हस्बे साबिक वही मुअद्दब गार्ड मौजूद था जो बहुत अदब से हुक्मदूली करता था। उसे देखते ही तैमूर ने पूछा, हमारी गाड़ी कहाँ है? गार्ड ने सर झुकाकर अदब से कहा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी ड्यूटी कोठी के सिर्फ इस हिस्से में है। मैं नहीं जानता कि आपकी गाड़ी कहाँ होगी। तैमूर ने कहा, ओके, मैं खुद देख लेता हूँ कि गाड़ी इस वक्त कहाँ है। ये कहकर वो जीने की तरफ बढ़ा। गार्ड का लहजा एकदम दुरुस्त हो गया। सॉरी सर, बॉस की गैर मौजूदगी में आप यहाँ से जा भी नहीं सकते। मेरी खोपड़ी एकदम उलट गई। फिर गार्ड से कहा, हम लोग यहाँ कैदी नहीं बल्कि मेहमान हैं। गार्ड ने उसी लहजे में कहा, मैं जानता हूँ सर। मैंने दुरुस्त अंदाज में पूछा, फिर इस हरकत का क्या मकसद? क्या हम अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकते? गार्ड ने सपाट लहजे में कहा, नो सर, बॉस का ऑर्डर है कि आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मगर कहीं जाने न दिया जाए। हाँ, अगर आप में से किसी ने यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं आपको जख्मी भी कर सकता हूँ। तैमूर भिन्न आकर बोला, क्या तुम्हारा बॉस तुम्हारी जिंदगी से बिल्कुल ही बेजार हो गया है? उसे खूब अंदाजा है कि हम किस किस्म के लोग हैं। वो चाहता है कि तुम हमारे हाथों मारे जाओ। वो बोला, आप लोग भी किसी खुशफहमी में न रहें। नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह गार्ड्स मौजूद हैं। आपने मुझे मार भी दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरी जगह 2 आदमी आ जाएंगे। मैंने बमुश्किल खुद पर काबू पाया। तैमूर मेरी तरफ देख रहा था कि इशारा मिलते ही एक्शन में आ जाए। मैंने चंद लम्हे गौर किया, फिर तैमूर से फ्रेंच में कहा, वापस चलो, हम हुमायूं मिर्जा का इंतजार कर लेते हैं। जो कुछ करना होगा उसके बाद ही करेंगे। वो बोला, लेकिन कामरान। मैंने उसकी बात काट दी। तैमूर प्लीज, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। कांता हवन्नकों की तरह मेरा मुंह दिख रही थी। मैं वापसी के लिए मुड़ गया और जाते जाते मुहाफिज से कहा, अगर इस वक्त कॉफी मिल जाए तो मजा आ जाए। उसने जल्दी से कहा, ओके सर। मगर उसके चेहरे पर भी हैरत थी। शायद वो सोच रहा होगा कि कैसा आदमी है ये इल्म होने के बाद भी कि ये कैदी है, कॉफी मांग रहा है। हमारे पीछे पीछे तैमूर भी बकता झकता कमरे में आ गया। मारे गुस्से की उसकी हालत खराब थी। वो इस तरह में टहलने लगा। मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा, टेक इट इजी तैमूर, इस किस्म की सूरत हाल से पहली दफा वास्ता नहीं पड़ा हमारा। वो बोला, मगर ये तो खुला धोखा है। इस किस्म के कामों में उमूमन फेयर डीलिंग होती है। मैंने कहा, खैर देखा जाएगा, तुम खामखा अपनी एनर्जी जाया मत करो। वो बोला, अफसोस तो मुझे ये है कामरान के इस चक्कर में फंसाने वाला मैं हूँ। मैंने ही तो तुम्हें मजबूर किया था कि। मैंने उठकर उसे बेड पर घसीट लिया, कहा, कम ऑन तैमूर, अंदाजे की ये गलती मुझसे भी हो सकती थी और गलती तो हम दोनों ने ही की है। मैं खुद धोखा खा गया था। बहरहाल अब जहन को पुरसुकून रखो ताकि कुछ सोचने के काबिल हो सको। कांता बहुत पुरसुकून अंदाज में बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस सूरत हाल से कोई दिलचस्पी ही ना हो। थोड़ी ही देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने कहा, कम इन। दूसरे ही लम्हे एक शोलाए ज्वाला ट्रॉली धकेलती हुई कमरे में दाखिल हुई। वो लड़की बिलाशुबा बहुत हसीन थी, मगर चेहरे पर मासूमियत की बजाय एक करख्तगी थी। उसकी हर अदा में बेबाकी और बेहयाई थी। वो गोया थिरकती हुई हमारे नजदीक आई और खनकती हुई आवाज में बोली, कॉफी बनाऊं सर या? कांता ने उसकी बात काट दी, नहीं तुम जाओ, कॉफी हम खुद बना लेंगे। लड़की बहुत अदा से सर को खम देकर बोली, ओके मैडम, और मटकती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अचानक तैमूर ने उसे आवाज देकर रोक लिया। सुनो। वो मटकती हुई दोबारा हमारे नजदीक आ गई। तैमूर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम रोजी है सर। मैं हैरत से तैमूर को देख रहा था। यही हाल कांता का भी था। वो भी उलझन आमेज अंदाज में तैमूर को घूर रही थी। तैमूर मुस्कुराकर बोला, अच्छा तुम अभी जाओ, बाद में बुलाऊंगा। लड़की के चेहरे पर नागवारी के तासुरात जाहिर हुए, फिर फौरन ही मादूम हो गए और वो मुस्कुराकर बोली, ओके सर। वो चली गई तो मैंने तैमूर से पूछा, ये तुम्हें क्या सूझी? वो बोला, मेरा ख्याल था कि लड़की से कुछ मालूमात हासिल करूं, मगर तुम दोनों मुझे यूं घूर रहे थे जैसे कच्चा चबा जाओगे, इसलिए मैंने फौरी तौर पर अपना इरादा मुलतवी कर दिया। मैंने तंजिया लहजे में कहा, यानी इरादा अभी बरकरार है। तैमूर हंसकर बोला, आखिर मैं भी इंसान हूँ,
मेरे सीने में भी दिल है। कांता ने हंसकर कहा, वाकई? वैसे मुझे पहली बार मालूम हुआ है कि तुम्हारे सीने में भी दिल है। तैमूर ने कहा, अच्छा, तुम कॉफी बनाओ। हम कॉफी पी रहे थे कि फिर किसी ने दरवाजा नॉक किया। इस मर्तबा अंदर आने वाला हुमायूं मिर्जा था। मैंने आंखों ही आंखों में तैमूर को खामोश रहने का इशारा किया और हुमायूं मिर्जा से कहा, यार तुम तो बगैर इत्तला के कहीं गायब हो गए थे, हमारा तो पूरा दिन जाया हो गया। हुमायूं मिर्जा ने कहा, और तुम्हें काम भी क्या है? बस कांता की जरूरत थी तुम्हें, वो तो तुम्हें मिल गई। मैंने कहा, कांता के अलावा भी बहुत से ऐसे काम हैं जो मुझे करने हैं। मैं अपने लहजे की तलखी छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो बोला, अभी तो तुम कुछ दिन आराम करो, काम करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने संजीदगी से कहा, बस बहुत हो गया आराम, जल्दी से मेरी गाड़ी गिराज से निकलवा लो। हुमायूं मिर्जा ने कहा, तुम्हारी गाड़ी तो मैंने सर्विस के लिए भिजवा दी है। मैंने सर्द लहजे में पूछा, और गाड़ी का सामान? हुमायूं मिर्जा ने कहा, उसमें 2 सूटकेस थे और असलहे से भरा हुआ एक बैग। वो सब चीजें महफूज हैं। हम दोनों समझ रहे थे कि हम में से हर आदमी एक दूसरे की तरफ से पहल करने का मुंतजिर है। आखिर मैंने पहल करने का फैसला कर ही लिया। मैंने कतई अंदाज में कहा, मुझे फौरी तौर पर एक गाड़ी चाहिए। हुमायूं मिर्जा मुझे मुसलसल टालने की कोशिश कर रहा था। बोला, फिलहाल कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है सिवाय मेरी जीप के। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, यह तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। चलो खैर, मैं किसी टैक्सी में चला जाऊंगा। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने तैमूर से कहा, आओ तैमूर। तैमूर के साथ कांता भी उठ खड़ी हुई। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हुमायूं मिर्जा ने कहा, कामरान एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा, मैं अब बुरा मानने की पोजीशन में कब हूँ? खैर कहो, मैं सुन रहा हूँ। वो बोला, तुम कुछ दिन बाहर ना निकलो तो अच्छा है। मैंने कहा, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि हम तुम्हारे कैदी हैं, अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते? मैं फट पड़ा। कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा मुलाजिम भी हमें मरने मारने की धमकी दे रहा था। मैं अगर तुम्हारी वापसी का इंतजार न करता तो कितना खून खराबा होता यहाँ, कुछ अंदाजा है तुम्हें? हुमायूं मिर्जा ने हैरत से कहा, मरने मारने की धमकी किसने दी है तुम्हें? मैंने कहा, तुम्हारे उस मुसल्ला मुलाजिम ने जो कॉरिडोर में मौजूद है। हुमायूं मिर्जा ने कहा, और तुम्हें धमकी देने के बावजूद वो जिंदा भी है? मैंने कहा, वो इसलिए जिंदा है कि हुक्म का गुलाम है। यही धमकी अगर तुम देते तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। अब तक या तो हमारी लाशें पड़ी होती या फिर हम लोग कई लाशें गिराकर बाहर निकल गए होते। इस बात से तुम भी अच्छी तरह वाकिफ हो। मेरा लहजा तल्ख हो गया था। हुमायूं मिर्जा ने कहा, मुझे कुछ बोलने दोगे या खुद ही बोलते रहोगे? मैं अभी उस मुलाजिम को तुम्हारे सामने बुलाकर पूछता हूँ कि उसने क्या कहा है और मैंने उसे क्या हिदायत दी थी। फिर मैं तुम्हें सारी बात तफसील से बताऊंगा। उसके बाद अगर तुम जाना चाहोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये कहकर हुमायूं मिर्जा उठकर दरवाजे तक गया और मुलाजिम को आवाज देकर लौटाया। चंद लम्हों के बाद वही मुलाजिम हमारे सामने सर झुकाए खड़ा था जिसने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की थी। हुमायूं मिर्जा ने कहा, हाँ प्रकाश, ये बताओ कि तुमने इन्हें मारने की धमकी क्यों दी? मुलाजिम ने सहम कर कहा, सर आपने कहा था कि इन्हें हर कीमत पर रोकूं। हुमायूं मिर्जा झुंझला गया। बोला, विजय को बुला कर लाओ। वो मुलाजिम तेजी से बाहर निकल गया। मैंने सर्द लहजे में कहा, इस ड्रामेबाजी को छोड़ो, मैं तुमसे किसी किस्म की वजाहत नहीं चाह रहा, बस मैं यहाँ मजीद रुकना नहीं चाहता। वो बोला, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, मगर पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। थोड़ी देर के बाद वो मुलाजिम कमरे में दाखिल हुआ जिसे हुमायूं मिर्जा ने प्रकाश कहकर मुखातिब किया था। उसके पीछे एक लंबा तड़ंगा और शानदार नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। उसका जिस्म और चलने का अंदाज बता रहा था कि वो मार्शल आर्ट्स का माहिर है। उसकी आंखों में जहानत और चमक थी और वो बहुत ठहर ठहर कर गुफ्तगू कर रहा था। हुमायूं मिर्जा ने कहा, विजय, इन्हें तफसील से बताओ कि मैंने तुम्हें क्या हिदायत दी थी। विजय ने ठहर ठहर कर कहा, आपने कहा था सर कि मेहमानों के लिए बाहर जबरदस्त खतरा है, इसलिए इन्हें किसी भी कीमत पर बाहर मत निकलने देना। हुमायूं मिर्जा ने कहा, और तुमने प्रकाश और दूसरे लोगों को क्या हिदायत की थी? वो यूं जिरा कर रहा था जैसे कोर्ट में मुखालिफ वकील गवाह से जिरा करता है। विजय ने पुरसकून लहजे में कहा, मैंने भी उन लोगों को यही हिदायत दी थी। हुमायूं मिर्जा का पारा चढ़ता जा रहा था। वो बोला, प्रकाश, तुमने मेहमानों से क्या कहा था? प्रकाश बोला, मैंने इनसे ये कहा था कि अगर जाने की कोशिश की तो मैं जख्मी कर दूंगा। हुमायूं मिर्जा ने कहा, लगता है तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। उसने रिवॉल्वर निकाल लिया। प्रकाश बुरी तरह कांपने लगा और गिड़गिड़ा कर रहम की भीख मांगी। फिर इससे पहले कि हुमायूं फायर करता, तैमूर उस पर झपट पड़ा। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और गोली सामने वाली दीवार में पेवस्त हो गई।